गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हमने आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में बताया। हमने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट हम कब समझेंगे कि कब हमको स्पेसिफिक हीट फाइंड होगा, कब हमको लेटेंट हीट फाइंड होगा, इसके बारे में हमने आपको बताया। हमने आपको बताया कि कोई भी सिस्टम, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल ऑफ बॉडी हम कंसीडर करें, यदि हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं और सब्सटेंस हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम सब्सटेंस में मान लेते हैं कि लिक्विड मटेरियल कोई कंसीडर करें, जैसे वाटर कंसीडर करें, वाटर को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करें, वाटर हमारा बॉयल्ड होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो जो उष्मा की मात्रा हम उसको प्रोवाइड करेंगे और वाटर हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, स्टेट्स में चेंजिंग होगी, वो उष्मा की मात्रा उसकी लेटेंट हीट कही जाएगी, गुप्त उष्मा कही जाएगी। समझ रहे हैं? यानी जब हम किसी भी पदार्थ को उष्मा प्रोवाइड करें, हीट सप्लाई करें और पदार्थ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तित हो जाए, तो पदार्थ के द्वारा के जितनी उष्मा के कारण ऐसा होता है, वह उष्मा की मात्रा उसकी गुप्त उष्मा कही जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा हम कब कहेंगे? जब हम किसी भी पदार्थ को हीट प्रोवाइड करें और पदार्थ के स्टेट्स में चेंजिंग ना हो, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, बल्कि पदार्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करे। जब टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी तो वो उष्मा की मात्रा उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कही जाएगी, विशिष्ट उष्मा कही जाएगी। ठीक। तो स्पेसिफिक हीट के लिए हमने डेरिवेशन, दो प्रकार से डेरिवेशन करके आपको दिखाया कि स्पेसिफिक हीट का फार्मूला जो हमको प्राप्त होता है वो हमको प्राप्त होता है C=Q/m × डेल्टा टी के। ठीक है। यानी यदि हम किसी सिस्टम को m की वैल्यू अगर 1 kg कंसीडर करें, डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री C कंसीडर करें, तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होगी उसकी विशिष्ट उष्मा होगी। और यह डेफिनेशन केवल क्लेरिफाई करता है, सफिशिएंट होता है सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। गैसेस स्टेट में गैस के लिए ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि गैस की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो 0 से इनफाइनाइट तक, किसी रिलेशन के आधार पर 0 से इनफाइनाइट के बीच में वेरी करती है। ठीक। तो क्लियर कट हम यह नहीं कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, क्योंकि गैसियस स्टेट में जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, पदार्थ को यानी कि गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे, गैसियस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, तो जरूर नहीं है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे या जरूर टेम्परेचर ही केवल इंक्रीज करे। हीट के कारण टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, या जरूरी नहीं है कि हीट प्रोवाइड करने पे ही गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। हम हीट प्रोवाइड ना भी करें तब पर भी हम एडियाबैटिक अगर कॉम्प्रेशन में या हम गैस को कॉम्प्रेस्ड करें तब पर भी हमको देखते हैं कि गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो इस केस में हम जनरली ये डेफिनेशन क्लियर नहीं कर सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा कहेंगे। ठीक। इसलिए विशिष्ट उष्मा की डेफिनेशन गैसों के लिए डिफर हो जाती है। और इसके आधार पे हमने आपको दिखाया कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है और विशिष्ट उष्मा हमको 0 प्राप्त होती है उस कंडीशन में। जब हम वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, तो देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमको इनफाइनाइट प्राप्त होती है। यानी जब प्रेशर हमारा इंक्रीज करता है तो स्पेसिफिक हीट 0 मिलती है, या वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो स्पेसिफिक हीट हमारी इनफाइनाइट मिलती है। यानी कि इसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि यदि हमको किसी भी सब्सटेंस की यानी गैसेस सिस्टम की हीट स्पेसिफिक हीट अगर हमको ज्ञात करनी है, गैसों की विशिष्ट उष्मा हमको तभी प्राप्त होगी जब हम या तो प्रेशर को कांस्टेंट रखें या तो इस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। तो इसके आधार पे हम गैसों की स्पेसिफिक हीट को 2 प्रकार से डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम इस पे कांस्टेंट प्रेशर यानी प्रेशर को कांस्टेंट रख के गैस को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो जो उसके एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो उष्मा की मात्रा गैस की विशिष्ट उष्मा कही जाती है। कांस्टेंट प्रेशर पे Cp पे इसको हम Cp से डिनोट करते हैं। और जब
यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के जो उष्मा की मात्रा के कारण गैस का ताप 1 डिग्री सी बढ़ता है, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ता है, वह उष्मा की मात्रा हमारी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा कही जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, इस प्रकार से हम कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी स्पेसिफिक हीट हम गैसों की तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम या तो प्रेशर को कांस्टेंट रखें या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। इसके आधार पे हमने आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने ज्ञात किया। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हमने आपको बताए थे। इससे जस्ट पहले के वीडियो में हमने ऐसा आपको किया था, बताया था। ठीक है, उसमें हमने आपको दिखाया कि जैसे स्पेसिफिक हीट में चेंजिंग होती है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको कितना मिलता है, या स्पेसिफिक हीट इतनी है या लेटेंट हीट इतना है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक, आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस। ये थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स सेकंड पेपर के फिजिक्स सेकंड पेपर जो हमारा स्टेट ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं उसमें फिजिक्स सेकंड पेपर हमारा है यूनिफाइड सिलेबस किया गया है। फिजिक्स सेकंड पेपर का नाम हमारा है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स में। इस फिजिक्स सेकंड पेपर में बीएससी पार्ट 1 के फिजिक्स सेकंड पेपर में ये यूनिट नंबर 3 आपका थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस, या हम कह सकते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैस, यानी पूर्ण गैस, या कह सकते हैं आदर्श गैस का रुद्धोष्म प्रसार, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, या एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस, आदर्श गैस का रुद्धोष्म समीकरण। एडियाबैटिक इक्वेशन हम निकालेंगे, एक्सपेंशन भी इसको बोलते हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि हम आइडियल गैस को कंसीडर किस कंडीशन में करेंगे, जहां पे एडियाबैटिक चेंज हो, यानी कि गैस को के वॉल्यूम को हम चेंज करेंगे, यानी परफेक्ट गैस को, आइडियल गैस इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे एडियाबैटिकली, यानी कि जहां पे हीट सप्लाई ना हो, यानी कि उस प्रोसेस में हम कंसीडर करेंगे जहां पे किसी भी प्रकार का हीट सप्लाइड ना हो, सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, फिर भी हम वर्क डन फाइंड करेंगे। उस प्रोसेस में हमको परफेक्ट गैस को कंसीडर करना है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब है कि उस प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रसार का मतलब है कि उस प्रोसेस में हम परफेक्ट गैस को कंसीडर करेंगे जिसमें हीट सप्लाई जीरो होगी, यानी देयर आर नो फ्लो ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ सिस्टम ऑफ आइडियल गैस, यानी आदर्श गैस को हम कंसीडर करेंगे। आदर्श गैस के लिए उस प्रोसेस में हम उसको कंसीडर करेंगे जहां पे उष्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। हीट चेंज को हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, हीट को कांस्टेंट लेंगे, यानी किसी भी प्रकार की हीट सिस्टम को हम सप्लाई नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हम कंसीडर करते हैं। तो हमने इसके लिए कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए परफेक्ट गैस। हम एक परफेक्ट गैस कंसीडर करते हैं, उसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, 1 ग्राम मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए परफेक्ट गैस थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए परफेक्ट गैस, हम एक परफेक्ट गैस लेते हैं, किसी कंटेनर में, किसी सिलेंडर में कंटेन करते हैं, लेते हैं, जो कि थर्मली इंसुलेटेड है, यानी कि उष्मीय कुचालित है, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से थर्मली इंसुलेटेड है, यानी सराउंडिंग से किसी भी प्रकार का की हीट फ्लो नहीं कर सकती है, सिस्टम के अंदर नहीं आ सकती है, ना ही सिस्टम के अंदर की हीट सराउंडिंग में जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि सिस्टम की जो हीट है वो कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हमने यहाँ कंसीडर किया, हमने आपको पहले ही बता दिया कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब है कि देयर आर नो फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में उष्मा का किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होगा, न तो हीट फ्लो करेगी इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर बाहर उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, यानी कि हीट क्या रहेगी, प्योरली कांस्टेंट रहेगी, किसी प्रकार की हीट सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे हम। तो इसलिए इस प्रकार के इक्वेशन को, इस प्रकार के प्रोसेस, यानी हम कहते हैं एक प्रोसेस इन विच देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी वह प्रोसेस जिसमें हीट, किसी भी प्रकार से हीट क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, वो प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। तो जब एडियाबैटिक इक्वेशन आप निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम किसी भी प्रकार की उष्मा का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं, लेट अस कंसीडर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए परफेक्ट गैस, 1 ग्राम मॉलिक्यूल हम परफेक्ट गैस के लेते हैं, जिसको हम थर्मली इंसुलेटेड रखते हैं फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग से थर्मली इंसुलेटेड रखते हैं, यानी सराउंडिंग से हम किसी भी प्रकार की हीट को सप्लाई नहीं कर सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए परफेक्ट गैस को। ठीक, नहीं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ परफेक्ट गैस से किसी प्रकार की हीट को सराउंडिंग में ले सकते हैं, यानी अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ही कम है तो अंदर की हीट ना बाहर आएगी, या सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी,
ऐसा हमने कंसीडर किया हुआ है। आगे हमने लिखा लेट इट सफर ए वेरी स्मॉल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हम मानते हैं कि जब हम इस प्रकार से 1 ग्राम मोल परफेक्ट गैस के कंसीडर करते हैं तो हम मानते हैं कि लेट इट सफर ए वेरी स्मॉल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हम मानते हैं कि ये क्या है, जो गैस हमने कंसीडर किया है, आदर्श गैस लिया है, वो एक स्मॉल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक बहुत ही सूक्ष्म रुद्धोष्म प्रसार को फॉलो करता है। यानी कहने का मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन को फॉलो करता है। यानी कहने का मतलब गैस का वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड करता है। तो गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। हमने कहा कि हम जानते हैं कि जब हम सिस्टम को टेम्परेचर यानी हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस हीट का कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में, शेष भाग किए गए कार्य में खर्च होता है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम गैसियस सिस्टम को एडियाबैटिक प्रोसेस में कंसीडर करेंगे तो हम हीट को प्रोवाइड नहीं करेंगे, हीट किसी भी प्रकार की हीट को सप्लाई नहीं करेंगे। जब हीट को सप्लाई नहीं करेंगे तो जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी जो एक्सपेंशन वहां सिस्टम में होगा, जब हम किसी भी प्रकार की हीट बाहर से नहीं देंगे, हीट को सप्लाई नहीं करेंगे, फिर भी गैस के अंदर जो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, तो वो एक्सपेंशन जो हमारा होगा, जब हीट सप्लाई हमारी जीरो हो, हीट कांस्टेंट हो, उस दौरान जो एक्सपेंशन होगा उसको हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक, तो यहां कह रहे हैं लेट इट सफर से वेरी स्मॉल एडियाबैटिक एक्सपेंशन डूइंग एक्सटर्नल वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। तो जाहिर सी बात है, जब सिस्टम हमारा वर्क करेगा, वर्क हमको प्राप्त होगा और हम किसी भी प्रकार की हीट सप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम हीट सप्लाई करते तब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता, तो हम कहते हैं कि हीट हमने सप्लाई किया, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। उसके बाद गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है और गैस के मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है एक्सपेंशन की, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड करते हैं वॉल्यूम यानी जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं उसके कारण। लेकिन यहाँ हमने आपको बताया है कि किसी भी प्रकार की हीट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्रोसेस कैसा रखा हुआ है, एडियाबैटिक, यानी किसी भी प्रकार की हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर भी सिस्टम को हमने क्या किया कि यदि सिस्टम का वॉल्यूम फिर भी एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम अपनी आंतरिक ऊर्जा जो उसकी पहले की एनर्जी है, उस एनर्जी के कॉस्ट से वो एक्सपेंड कर रहा है, सिस्टम एक्सपेंड करता है और एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड करता है। तो हमने यहां माना है कि लेट इट सफर ए वेरी स्मॉल एडियाबैटिक एक्सपेंशन डूइंग एक्सटर्नल वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। वो अपनी स्वयं की आंतरिक ऊर्जा के कॉस्ट से, की लागत से, अपनी स्वयं की आंतरिक ऊर्जा के को खर्च करके वो एक्सटर्नल वर्क डन एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन के थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम उसका एक्सपेंड करता है और एक एक्सटर्नल वर्क डन प्राप्त करता है। किसके कारण? कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, अपनी आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके वो वर्क डन प्राप्त करता है। तो जब आंतरिक ऊर्जा उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होगी वर्क डन में। यानी जो भी वर्क डन हमको फाइंड होगा इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, वो किसके कारण प्राप्त होगा? उस कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा के कॉस्ट के कारण। यानी आंतरिक ऊर्जा हमारी क्या होगी? वर्क डन में कन्वर्ट होगी। जो सिस्टम की स्वयं की आंतरिक ऊर्जा है, जो परफेक्ट गैस की स्वयं की इंटरनल एनर्जी है, जो उसकी परफेक्ट गैस की खुद की इंटरनल एनर्जी, उस इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे हमको वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन फाइंड होगा और हमको एक्सटर्नल वर्क डन प्राप्त होगा। तो जब इंटरनल एनर्जी कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होगी वर्क डन में, तो सिस्टम का क्या है, यानी कि जो परफेक्ट गैस है उसका क्या होगा? जब इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होगी तो उसकी हीट कम होगी, हीट कम होगी यानी उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो हमने आगे लिखा दस द टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स, यानी तब क्या है? गैस का टेम्परेचर फॉल्स यानी गिरता है, कम होता है, ठीक ना। तब गैस का टेम्परेचर क्या होगा? गिरता जाएगा। यानी जैसे जैसे इंटरनल एनर्जी हमारी वर्क डन में कन्वर्ट होती जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी जब कम होगी, आंतरिक ऊर्जा कम होगी, तो गैस का हीट कम होगा, हीट कम होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो हमने यहाँ लिखा 10 द टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे। हमने कहा कि हम एक परफेक्ट गैस कंसीडर करते हैं जो थर्मली इंसुलेटेड है सराउंडिंग से, यानी किसी भी प्रकार की उष्मा बाहर से हम उसको प्रोवाइड, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अब अगर हमने आगे माना कि लेट इट सफर्स ए वेरी स्मॉल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक स्मॉल एडियाबैटिक एक्सपेंशन को फाइंड करता है, तो वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो हमको फाइंड होगा, जो एक्सपेंशन, जो प्रसार हमको प्राप्त होगा, वो किसके कारण प्राप्त होगा? जो सिस्टम की जो परफेक्ट गैस की स्वयं की इंटरनल एनर्जी, जो उसकी एनर्जी पहले से स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी है, उसी स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा एक्सटर्नल वर्क डन में। और जब इंटरनल एनर्जी को एक्सटर्नल वर्क डन में कन्वर्ट करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। जब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो अमाउंट ऑफ हीट डिक्रीज करेगा। जब अमाउंट ऑफ हीट डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो इसके आधार पर हमने लिखा 10 टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स। ठीक, आगे हमने लिखा इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज्ड बाय एन स्मॉल अमाउंट, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, हमने मान लिया कि एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो हमने मान लिया इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज्ड बाय
एन स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी कहने बहुत ही सूक्ष्म, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगा। एडियाबेटिकली जब एक्सपेंशन होगा तो बहुत ही स्मॉल एक्सपेंशन होगा, बहुत ही माइन्यूट। ठीक, तो हम यहाँ मानते हैं द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज्ड बाई एन स्मॉल अमाउंट dV अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर P, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो हुआ है, प्रेशर हमने पिस्टन का प्रेशर लगाया उसके अगेंस्ट हम मान लेते हैं कि यदि वॉल्यूम हमारा एक्सपेंड करता है, एक स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज करता है dV से। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा देन द एक्सटर्नल वर्क डन बाई द गैस इन एक्सपेंशन ऑफ गैस स्वयं वर्क करेगी, तो इसलिए बाई द गैस लिखते हैं dW इक्वल टू हो जाएगा P इंटू dV के। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। सिंस इन ए परफेक्ट गैस हम जानते हैं, सिंस इन ए परफेक्ट गैस हम जानते हैं, परफेक्ट गैस हमारा बनता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पर, उसमें बताया जाता है कि देयर आर नो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स टेक्स प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है। तो यहाँ हमने लिखा सिंस इन ए परफेक्ट गैस द मॉलिक्यूल डू नॉट अट्रैक्ट बाय वन अनदर, यानी एक दूसरे के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, यानी कहने का मतलब इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जीरो यानी नेग्लिजिबल हम कंसीडर करते हैं। तो सिंस इन ए परफेक्ट गैस द मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट बाय वन अनदर द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर, तो एक दूसरे के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो इसलिए जो इंटरनल एनर्जी होगी वो केवल डिपेंड किस पे करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो जब इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट के कारण हमको वर्क डन फाइंड होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। हैंस द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस सफरिंग ए फॉल dt इन इट्स टेम्परेचर इज इक्वल टू द हीट ड्रॉन फ्रॉम इट, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में किसी भी प्रकार का इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो गैस के यानी कि गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट से हमको वर्क डन फाइंड होता है एडियाबेटिकली, जो वर्क डन हमको फाइंड होगा इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे फाइंड होगा, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हेंस द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस सफरिंग ए डिक्रीज इन टेम्परेचर, हम कह सकते हैं सफरिंग ए डिक्रीज इन टेम्परेचर dt विच इज इक्वल टू द हीट ड्रॉन फ्रॉम इट, यानी जो हीट ड्रॉन फ्रॉम इट कहने का मतलब जितना हीट सिस्टम का कम होता जाएगा, परफेक्ट गैस की हीट जितनी कम होती जाएगी, जितनी हीट उसकी कन्वर्ट होती जाएगी यानी इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी वर्क डन में, तो उसी प्रकार से उसकी काइनेटिक एनर्जी जब इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज होती जाएगी, इंटरनल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जब एक्सपेंड करेंगे मॉलिक्यूल्स तो उनकी इंटरनल एनर्जी यानी कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के कारण वर्क डन होगा। जब एक्सपेंड करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो अमाउंट ऑफ हीट डिक्रीज करेगा, तो हीट ड्रॉन फ्रॉम इट यानी सिस्टम के द्वारा जो भी हीट ड्रॉ किया जाएगा, यानी जितने भी ऊष्मा कम होगी वह ऊष्मा की मात्रा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वो dt के बराबर होगी, यानी कहने का मतलब वह ऊष्मा की मात्रा जो होगी वो उसके इंटरनल एनर्जी के परिवर्तन के बराबर, यानी जितनी ऊष्मा की मात्रा कम होगी वो उसकी आंतरिक ऊर्जा के इक्विवेलेंट होगी। तो du इज इक्वल टू हम कह सकते हैं dq के, या du इज इक्वल टू आ जाएगा dq के, या dq बराबर हम अगर कंसीडर करें गैस की इंटरनल एनर्जी कंसीडर करें तो स्पेसिफिक हीट cv इज इक्वल टू हो जाएगा dq बाई dt, यही हम कहते हैं dq बाई dt होगा, या इम्प्लाइज दैट dq इज इक्वल टू हो जाएगा cv dt के। और हम जानते हैं कि द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट ड्रॉन फ्रॉम परफेक्ट गैस या ड्रॉन फ्रॉम इट, du इज इक्वल टू हो जाएगा dq के। तो dq की वैल्यू किसके बराबर है, cv dt के बराबर है, तो du इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा cv dt के बराबर। ठीक है, क्लियरली आप समझें कि cv बराबर हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू होता है dq बाई dt, अरे यही ना हमने अभी पीछे बताया आपको, cv इज इक्वल टू डेल q बाई डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, डेल क्यू बाई डेल टी, तो सी बी इज इक्वल टू जब यहाँ निकालेंगे आप तो सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू हम कर सकते हैं सी बी डी टी के। और हमने आपको बताया कि हेंस द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस सफरिंग ए फॉल डी टी इन इट्स टेम्परेचर, यानी कि जो डिक्रीज होगी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस की जो आंतरिक ऊर्जा घटेगी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, हीट ड्रॉन फ्रॉम इट, यानी जो उसकी ऊष्मा कम होगी, हीट कम होगी, उसी के बराबर होगी। जब हीट कम होगी तभी ना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक, तो जो अमाउंट ऑफ हीट डिक्रीज करेगी ड्रॉन होगी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट होगी वर्क डन में वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू होगा डी क्यू के, और डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, सी वी डी टी के बराबर होगी। फॉर 1 ग्राम ऑफ हमने 1 ग्राम मोल के लिए लिया है तो डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी, यहाँ डी क्यू इज इक्वल टू होगा एम सी डी टी के होता है, एम सी डी टी, एम की वैल्यू हो जाएगी 1, सी की वैल्यू हमने मान लिया सी बी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी।
CVDT हो जाएगा, MC हो जाएगा, MC यहाँ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लेंगे CV हो गया, तो DU इज इक्वल टू DQ की वैल्यू DU के बराबर होगी, तो DU इज इक्वल टू CVDT हम कंसीडर कर सकते हैं। DQ इज इक्वल टू MCDT होगी, तो DQ के स्थान पे हम DU लिख सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी M की वैल्यू 1 ग्राम मोल माना है, इसलिए 1 हो जाएगा, CVDT के DU इज इक्वल टू CVDT आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं DQ इज इक्वल टू होता है DU प्लस DW के, तो DQ इज इक्वल टू हो जाएगा CVDT प्लस PdV के। ठीक, एक बार फिर से समझ लेंगे। हमने कहा कि हम 1 ग्राम मोल ऑफ परफेक्ट गैस कंसीडर करते हैं, उसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन में लेते हैं। जब हम मानते हैं कि जब गैस एक्सपेंड करेगा, एक स्मॉल अमाउंट में गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, तो कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के कारण होगा, क्योंकि बाहर से कोई उसमें हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो जो भी वर्क डन हमको फाइंड होगा उसकी इंटरनल एनर्जी के कारण फाइंड होगा। तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी, जो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी वो हीट के इक्विवेलेंट होगी। जितनी हीट उसकी कम होगी, सिस्टम का टेम्परेचर जितना कम होगा, उतने अमाउंट में इंटरनल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी। तो इंटरनल एनर्जी जितनी डिक्रीज करेगी उसकी किसके बराबर होगी? हीट ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम के द्वारा जितनी हीट कम होगी उसके बराबर होगी, जितनी हीट रिलीज होगी, जितनी हीट रिमूव की जाएगी उसके बराबर होगी। गैस जितनी ठंडी होगी उतनी उसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू उतनी कम होगी। समझ रहे हो? डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम के द्वारा जितनी हीट कम होगी, जितनी उष्मा कम होगी, जितना टेम्परेचर उसका फॉल होगा, वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो यानी DU की वैल्यू को हम DQ के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी में जो डिक्रीजिंग होगी वो डिक्रीज इन हीट के बराबर होगा। तो DU इज इक्वल टू हो जाएगा DQ के, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है MCDT के। M की वैल्यू 1 ग्राम हमने कंसीडर किया, इसलिए 1 हो जाएगा। C की वैल्यू CV मान लेंगे, CVDT हो जाएगा। DQ इज इक्वल टू आ जाएगा CVDT के, या DQ की वैल्यू DU के बराबर होगी, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू द हीट ड्रॉन फ्रॉम इट। तो DQ की वैल्यू DU के बराबर होगी, तो DQ की वैल्यू DQ बराबर CVDT होगी, तो DQ के स्थान हम DU लिख सकते हैं। DU इज इक्वल टू हो जाएगा CVDT के। यहाँ से हमने वेयर CV इज द स्पेसिफिक हीट फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं DQ इज इक्वल टू होता है DU प्लस DW, या DQ इज इक्वल टू हो जाएगा DU की वैल्यू रखेंगे CVDT प्लस PdV के, CVDT प्लस PdV के, यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम इसके आगे चलेंगे, देखेंगे। देखिए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW होगा, या DQ इज इक्वल टू हो जाएगा DU के स्थान हमने वैल्यू पीछे लिखी है, अभी आपको दिखाई थी, CVDT प्लस PdV हो जाएगा। ठीक है, सिंस प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस इन एडियाबैटिक चेंज takes place between system and surrounding, there are no exchange of heat, ठीक ना, into or out of system कैसे हैं? between system and surrounding में ये भी लिख सकते हैं, system and surrounding, that is किसी प्रकार की ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होगा। DQ इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के, hence हम लिख सकते हैं यहाँ से 0 इज इक्वल टू हो जाएगा CVDT प्लस PdV के, या इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं आप CVDT प्लस PdV इज इक्वल टू 0 के। इक्वेशन नंबर हमारा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा DU इज इक्वल टू CVDT वाले को इक्वेशन नंबर हम 2 मान सकते हैं, नहीं माना है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। CVDT प्लस PdV इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब हम जानते हैं कि फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम जानते हैं, यहाँ से कंसीडर करेंगे आल्सो फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ परफेक्ट गैस, आल्सो फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ परफेक्ट गैस वी हैव, हम यहाँ से जानते हैं ऑफ परफेक्ट गैस वी हैव हम जानते हैं PV इज इक्वल टू होता है RT के, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इट वी गेट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
ऑन डिफरेंशिएटिंग इट वी गेट, डिफरेंशिएट कर दीजिए, वैल्यू होगी पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी के। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी के, या इम्प्लाइज दैट डी टी की वैल्यू आप निकालेंगे तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी अपान आर। ठीक, अब ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, इस वैल्यू को देखिए यहां से सीबीडीटी हमने यहां से लिखा क्योंकि हम जानते हैं डी क्यू इक्वल टू सीबीडीटी प्लस पीडीवी होगा। सीबीडीटी कहां से आया, हमने बताया आपको कि डी यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट ड्रॉन फ्रॉम इट, यानी जो इस सिस्टम के द्वारा हीट रिमूव किया जाएगा जिसके कारण वर्क डन हमको फाइंड होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, उसके कारण जब इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज करेगी तो सिस्टम की हीट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जितने अमाउंट में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही उसकी सिस्टम की हीट डिक्रीज होगी, उसी प्रकार से हमको टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा, यानी टेम्परेचर में कमी मिलेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक ना, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन द एडियाबैटिक प्रोसेस डी यू इज इक्वल टू, यानी कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हम कंसीडर करेंगे वर्क डन कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी या डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जो हीट ड्रॉ किया जाएगा, हीट बाहर रिमूव किया जाएगा, वो हीट जो रिमूव किया जाएगा या हीट जो वर्क डन में कन्वर्ट किया जाएगा उसके बराबर होगा, यानी डी क्यू की वैल्यू डी यू के बराबर होगी, और डी क्यू की वैल्यू सी भी डी टी के बराबर होती है, इसलिए हम डी यू की वैल्यू को सी भी डी टी के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि डी क्यू इक्वल टू होता है एम इंटू सी डी टी के, सी को हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर करें, सी भी डी टी हो जाएगा, एम की वैल्यू 1 ग्राम हमने कंसीडर किया है, इसलिए डी क्यू की वैल्यू होगी सी भी डी टी के, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू होता है, डी यू की वैल्यू सी भी डी टी के बराबर उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक, सिंस इन एडियाबैटिक चेंज देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी एडियाबैटिक चेंज में, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम किसी भी प्रकार के उष्मा में का आदान प्रदान, हम सिस्टम और सराउंडिंग बीच में किसी भी प्रकार का उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, हीट चेंज नहीं होता, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डी क्यू की वैल्यू यानी कि चेंज इन हीट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, डी क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, हेंस आ जाएगी वैल्यू डी क्यू इक्वल टू सी बी डी टी प्लस पी डी वी, डी क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, हीट कांस्टेंट होगी तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। 0 इक्वल टू सी बी डी टी प्लस पी डी वी होगा, या सी बी डी टी प्लस पी डी वी इक्वल टू 0 हम मान लेंगे इक्वेशन 2। ऑल्सो फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस वी हैव, हम जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, एम आर टी, एम की वैल्यू 1 ग्राम हमने कंसीडर किया, पी वी इक्वल टू हो जाएगा आर टी के, ऑन डिफरेंशिएटिंग इट वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी पी डी वी प्लस वी डी पी, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड, पी डी वी हो जाएगा प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट, वी डी पी हो जाएगा इज इक्वल टू आर, कांस्टेंट बाहर होगा, टी का होगा डी टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा तो यहाँ से डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे, आर इधर जाएगा तो वैल्यू हमको मिल जाएगी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी बाई आर हो जाएगा, और इसी वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, देखिए हमको क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट आ जाएगा सी भी डी टी है तो डी टी की वैल्यू रखेंगे पी डी वी प्लस वी डी पी अपान आर, प्लस हो जाएगा वी डी पी के, प्लस हो जाएगा सी वी डी टी, प्लस हो जाएगा पी डी वी के, पी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के, या इम्प्लाइज दैट, इसको अगर हम एलसीएम लें तो कंसीडर कर सकते हैं सी वी, यहाँ आ जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी, प्लस हो जाएगा आर पी डी वी के इज इक्वल टू 0, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बट फ्रॉम मेयर्स लॉ, फ्रॉम मेयर्स लॉ, हम जानते हैं मेयर का लॉ क्या होता है, द सब्सट्रैक्शन ऑफ बोथ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द गैसियस कांस्टेंट इज इक्वल टू आर होगा, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर होता है, हेंस यहाँ से हम सी पी आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो सी भी मल्टीप्लाई करेंगे पी डी वी हो जाएगा प्लस सी वी वी डी पी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आर के स्थान पे हम वैल्यू रखेंगे सी पी माइनस सी बी हो जाएगा, और ये आ जाएगा पी डी वी इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा सी वी पी डी वी के, प्लस हो जाएगा सी वी वी डी पी के, प्लस होगा यहाँ से सी पी
पी डी वी माइनस हो जाएगा सी वी पी डी वी इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, सी वी पी डी वी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। या इम्प्लाइज दैट वैल्यू हमको मिल जाएगी सी वी वी डी पी प्लस हो जाएगा सी पी पी डी वी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन by CP, dividing this equation by CV PV, CV PV से we get, इस इक्वेशन को हम CV PV से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ से हो जाएगा CV VDP by CV PV प्लस हो जाएगा CP by हो जाएगा CV PDV हो जाएगा अपान CV PV हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के। ठीक, अब यहाँ देखिए CV CV से कैंसिल आउट हो जाएगा, V से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ देखिए P से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी क्या, इधर देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमको वैल्यू मिल जाएगी, इम्प्लाइज दैट आ जाएगा डी पी बाई पी प्लस हो जाएगा सी पी बाई सी भी डी वी बाई वी इज इक्वल टू 0 के। ऑन इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन वी गेट, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग पी प्लस सी पी बाई सी भी को हम लिख सकते हैं गामा के, और ये वैल्यू आ जाएगी इसकी लॉग भी हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के। यहाँ लिख लेंगे चूंकि सी पी बाई सी भी इज इक्वल टू होता है गामा, ये स्पेसिफिक हीट रेशियो कहा जाता है। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा लॉग पी प्लस एन लॉग एम के पावर एन हो जाता है, लॉग भी के पावर हो जाएगा गामा इज इक्वल टू 0 है। तो 0 को हम यहाँ मान लेंगे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है इंटीग्रेशन में, तो हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं लॉग के। ठीक है, या इज इक्वल टू, या यहाँ हम मान लेते हैं सिंपली एक कांस्टेंट ही कंसीडर कर लीजिए, डायरेक्टली लिख लीजिए कांस्टेंट, या इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू एन होता है, तो हो जाएगा log p भी के पावर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, रिमूविंग log हटा देंगे, इधर जाएगा, तो ये भी फिर भी जो भी आएगा एक्सपोनेंशियल पावर होगा, वैल्यू कांस्टेंट होगी। इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं पी बी के पावर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट के। यही हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। नीचे लिख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस, ऐसा भी हम लिख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ऐसा भी हम कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग एडियाबैटिक, इसी इक्वेशन को हम पार्सन्स इक्वेशन भी कहते हैं। दिस इक्वेशन नीचे लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज पार्सन्स इक्वेशन भी हम कहते हैं, दिस इक्वेशन आल्सो नोन एज पार्सन्स लॉ, ऐसा भी हम कह सकते हैं।